जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमावत। आज वो मैं श्वसन चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं और आज के सेशन में अपन बात करेंगे एम्फिबोलिक पाथवे। प्लस अब आपको हिंदी में पढ़ाने वाले तो हेडिंग ही आपने इंग्लिश में लगा रखी है, तो हिंदी और इंग्लिश इसका सेम ही है। जो शब्द का मीनिंग है वो आपको मैं यहां से बता दूंगा, ठीक है। तो पाथवे में श्वसन चैप्टर की जो बात कर रहे हैं लगभग कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। ये अपना सेकंड लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो श्वसन की परिभाषा आपने स्टार्टिंग में देखी थी इस चैप्टर की, क्या वो और अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया वो सेम है? इन दोनों में ही यहां पर क्या है, एक तरह से कंपैरिजन है, या दूसरे शब्दों में अपन कहें तो जो परिभाषा है श्वसन की उसको यहां पर अपन मॉडिफाई करें, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट अपन करते हैं। एम्फिबोलिक पाथवे, वैसे तो जो शब्द लिखा है इसका मैं बार बार मतलब बताता हूं, एम्फी का मतलब है क्या, ठीक है। एम्फी जो शब्द आपके पास लिखा है इसका मतलब सिंपल सा होता है, जहां पर भी एम्फी लिखा है उसका मतलब होता है उभय, या जिसे अपन बोलते हैं कॉमन, ठीक है। एक से अधिक जो होता है कॉमन, जिसे अपन बोल सकते हैं। एम्फीबियन आपने सुना होगा, जंतु जगत अपन पढ़ते हैं ना, वहां पर आता है एम्फीबियन, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में उभयचर। तो यहां पर भी सेम वही है, एम्फी लिया गया जो शब्द है वो है उभय, और बोलिक, बोलिक जो शब्द आपके पास आया है वो आया है मेटाबॉलिज्म, जिसे अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, आपने सुनी होगी, ठीक है। उपापचय अभिक्रिया जिसे अपन बोलते हैं। तो बोलिक जो है वो चे से बात करें, उपापचय की जो बात करें वहां से ये जो शब्द है वो लिया गया एम्फिबोलिक। अब इसका मतलब आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा कि उपापचय की जो बात करते हैं, एम्फी का मतलब हो गया उभय, उपापचय की बात करते हैं कि अपचय और उपचय, जिसमें दोनों आता है। तो क्या जो श्वसन है कहीं ऐसी प्रोसेस तो नहीं है जिसमें अपचय और उपचय दोनों हो रहा है क्रियाधार का, ठीक है। तो ये आज के सेशन में अपन समझेंगे। सबसे फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि श्वसन में जो क्रियाधार है, सबसे जो कॉमन क्रियाधार है श्वसन में जो कॉमन क्रियाधार है वो आपके पास कौन सा होता है? वो होता है ग्लूकोज। सामान्य जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, या जिसे अपन क्रियाधार बोलते हैं हिंदी में, कॉमन है, सामान्य है, वो कौन सा है? वो आपके पास है सिंपल सा ग्लूकोज, ठीक है। क्या इसके अलावा भी होते हैं? तो सिंपल सा जवाब आएगा हाँ, इसके अलावा भी क्या होते हैं? क्रियाधार होते हैं। अब ग्लूकोज की जो बात करें, अभी दूसरे कौन कौन से हो सकते हैं उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट आता है अभिक्रिया में, श्वसन में, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित होता है, और वो जो सरलतम रूप है वो आपके पास कौन सा होगा? वो ग्लूकोज होगा, ठीक है, वो ग्लूकोज होगा। अगर आपके पास हो रहा है कौन सा? वायवीय श्वसन, तो इसकी जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब चक्र होगा, उसके बाद में सबसे लास्ट में आपके पास एनर्जी मिल जाती है आपको। तो ये जो ग्लूकोज है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, ये अपने को पता है सिंपल सा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मतलब ओवरऑल अगर अपन देखें तो 10 स्टेप ये प्रोसेस है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसमें परिवर्तित होता है? मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने पास फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में परिवर्तित ये आपके पास होता है। फिर से बता रहा हूं 10 स्टेप प्रोसेस है, तो ये ना सोचे कि बीच के स्टेप आपके पास कहां गए और कहां नहीं गए। अरे बात समझ, फ्रक्टोज से आगे अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने दो यहां पर पार्ट की बात की थी अलग अलग जो चलता है। एक तो मैंने आपको बताया था धाप, क्या बताया था? धाप, ट्रिक बताई थी इसको याद रखने के लिए। धाप मैंने एक तो आपको यहां पर बताया था, और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, जिसे अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। सिंपल सा लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट मैंने सिंपल सा लिख दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट या 3-फॉस्फेट बोल सकते हैं। धाप का सिंपल सा आपको बताया था ना यहाँ पर, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस थी, याद रखने का भी मैंने ट्रिक बताया था। धाप क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी, डी का मतलब डाई, एच का मतलब हाइड्रोक्सी, ए का मतलब एसीटोन, पी का मतलब फॉस्फेट। एसीटोन जो कीटोन वाला ग्रुप होता है, उसके ऊपर दो क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो वो हो गया डाइहाइड्रोक्सी। एसीटोन और फॉस्फेट वहां पर होता है, ठीक है। तो आपके पास धाप हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हो गया। इसमें यहां पर ये क्या हो सकते हैं? परिवर्तित होते हैं, और इधर अलग रिएक्शन चलती है और इधर अलग आपके पास प्रोसेस चलती है। ये अपन ने डिस्कस किया था।
ठीक है। अब इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की अगर जो बात कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास क्या कोई दूसरे होते हैं? अच्छा, यहां इन दोनों में जो एंड प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलता है उसे मैं अलग से लिख देता हूं। जो एंड प्रोडक्ट इन दोनों के अंदर आपको मिलता है वो कौन सा होता है? पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल इन दोनों के अंदर होता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल आपको मिलता है। अब वो बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई दूसरे आपको यहां पर क्रियाधार या सबस्ट्रेट देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? तो जवाब आपके पास सिंपल सा होगा, हाँ सर मिल सकते हैं, जिसमें एक तो अपने पास आता है अमीनो अम्ल, सॉरी प्रोटीन। अमीनो अम्ल तो इसका क्या है? प्रोडक्ट है। एक तो अपने पास कौन सा आता है? जो क्रियाधार है वो अपने पास यहां पर आएगा प्रोटीन। तो यहां अपने पास आ चुका है एक तो प्रोटीन, और जो दूसरा अपने पास आएगा वो अपने पास आएगा फैट, या जिसे अपन बोलते हैं वसा। क्लियर है? फैट या जिसे अपन बोलते हैं वसा। तो ये अब अगर आप पाचन पढ़ते हो, पाचन तंत्र आप लोग पढ़ते हो, या आप बायोमोलिक्यूल जैव अणु पढ़ते हो, तो उसके अंदर पढ़ते हैं कि 4 प्रकार के क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल होता है, बृहत अणु होते हैं। और पाचन में भी परिभाषा अपन यही बोलते हैं कि जो जटिल खाद्य पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, उनका सरलतम अवशोषण योग्य पार्ट में परिवर्तित होना वो पाचन की है, वो पाचन की प्रोसेस होती है। ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं वहां पर। तो ये जो जटिल है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या है? जटिल है, ये सरल नहीं है। अगर प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो इसका जो सरलतम रूप है वो आपके पास कौन सा आता है? वो आता है अमीनो अम्ल। वो कौन सा आता है? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड जिसे अपन बोलते हैं। और इसके टाइप वगैरह आपको पता है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं। और प्रोटीज एक सामान्य एंजाइम होता है जिससे अमीनो अम्ल बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैमल की बात करें तो मनुष्य में स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बाकी भी होता है, लोअर जो एलिमेंट्री कैनाल उसमें भी होता है। तो वो सारी चीजें यहां पर अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो रिलेट करने वाला पॉइंट था वो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। अमीनो अम्ल जो है वो आगे चलकर क्या होते हैं? वो आगे चलकर यहां पर आपका पायरुविक जो अम्ल है उसमें यहां पर क्या हो सकते हैं? ये परिवर्तित हो सकते हैं। हमारे पास समझ से थोड़ा सा लिख देते हैं अपन हिंदी में। ये अपने पास हो गया पायरुविक अम्ल। ठीक है, इसमें क्या हुआ? परिवर्तित हो चुका अमीनो अम्ल। अब अपन पढ़ क्या रहे हैं कि श्वसन जो है उसमें ग्लूकोज के अलावा भी दूसरे क्रियाधार आ सकते हैं। तो आएंगे कब? ये जो प्रोटीन है पहले अमीनो अम्ल में परिवर्तित होगा। अब ये जो स्टेप जैसे ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइको तो ग्लूकोज का लाइसिस था, मतलब अपघटन था। लाइसिस का मतलब होता है अपघटन। तो यहां पर तो ग्लूकोज की प्रोसेस है नहीं, तो अमीनो अम्ल किसमें परिवर्तित हो रहा है? सीधा पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो रहा है। आगे जो आपके पास क्रेब चक्र वगैरह है वो उसमें जाएगा। तो ये प्रोटीन की बात कर ली। अब अगर अपन वसा की बात करें तो वसा किस किस से मिलकर बना होता है? वसा आपके पास बना होता है या तो वसीय अम्ल से, ठीक है, वसीय अम्ल से, और दूसरा इसके साथ में क्या होता है? ग्लिसरॉल। ये तो आपने सुना होगा, ग्लिसरॉल 3 कार्बन होता है इसके अंदर, ग्लिसरॉल। ठीक है, वसा जो है किससे बनता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से आपके पास सिंपल सा बनता है। अरे बस ये जो वसीय अम्ल है वो आपके पास सिंपल सा चला जाता है किसमें? पायरुविक अम्ल का निर्माण आपके पास कर लेता है। जबकि ग्लिसरॉल की बात करें तो आपके पास धाप, जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट की अगर अपन बात करें तो उसमें वो क्या होता है? परिवर्तित आपके पास होता है। उसके बाद में वो क्या होता है? पायरुविक अम्ल। यहां से ये पायरुविक अम्ल या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। मतलब डायरेक्ट जो स्टेप है वो इसके अंदर काम में नहीं आ रहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो दूसरे क्रियाकारक हैं वो भी यहां पर श्वसन के जो क्रियाधार है वो उसके जैसे काम में आ सकते हैं। यहां से आपको एनर्जी मिल सकती है, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी यहां मिल रही, क्योंकि फेवरेट कौन सा है? ग्लूकोज है। अब बात कर रहे हैं कि जो एमपी आपने बोला इसका क्या मतलब है? उभय। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है या उपापचय जो अभिक्रिया होती है वो आपके पास 2 प्रकार की होती है, एक तो अपचय और दूसरा उपचय। ठीक है, मेटाबॉलिक जो अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो अपचय और दूसरा उपचय। जैसे इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एनाबोलिक उपचय हो गया और केटाबोलिक हो गया अपचय। केटाबोलिक हो गया अपचय। केटाबोलिक के अंदर क्या होता है? नॉर्मल अपन जो परिभाषा बोलते हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि जो जटिल है वो सरल में परिवर्तित हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये जटिल था, सरल में परिवर्तित हो रहा है। यहां से ये जटिल था, ये सरल में परिवर्तित हो रहा है। ये जटिल था, ये अमीनो अम्ल से होता है सरल में परिवर्तित हो रहा है। तो यही होता है केटाबोलिक अपचय जिसे अपन बोलते हैं।
एनाबॉलिक में क्या होता है, सेंसलेशन होता है। तो ये जो अपन ने अभी तक देखा है, अपन लास्ट सेशन में भी पढ़ा, अभी भी कुछ समय पहले डिस्कस किया है कि लास्ट सेशन में अपन ने जो कुछ एजम्पशन लिए थे, जरूरी नहीं है कि जो प्रोसेस चल रही है एक सीक्वेंस में है। अगर आपको किसी सबस्ट्रेट या क्रियाधार के बीच में जरूरत पड़ती है तो वहां से आप उसे निकाल भी सकते हो, ठीक है। जरूरत नहीं तो उसे आप दे भी सकते हो। अरे ना समझ, अगर आपको जरूरत है तो निकाल सकते हो, और जरूरत नहीं तो इसको क्या कर सकते हो, वापस भी आप यहां से दे सकते हो। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको जरूरत है, आपने वहां से निकाला है, मतलब आप सेंसलेशन करेंगे। जैसे यहां अपन बात करें कि मुझे वापस से वसा बनाना, तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल को मैं मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वसा मिल जाएगा। अगर आपको वहां पर सेंसलेशन नहीं करके अपघटन करवाना, तो वसा जो है वसी अम्ल में परिवर्तित होगा, ग्लिसरॉल में परिवर्तित होगा। ग्लिसरॉल यहां से जाएगा पायरुविक अम्ल और वसी अम्ल। अच्छा, यहां जो वसी अम्ल है वो आपके पास किस में जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा, ठीक है। इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये पायरुविक अम्ल जो था वो किस में परिवर्तित हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में हो रहा है, और यहां से जो वसी अम्ल है वो भी इसके अंदर आपके पास आ रहा है। एंड जो प्रोडक्ट है वो तो एसिटाइल कोएंजाइम ही है, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम के बाद में ये किसके अंदर आपके पास जाता है, सिंपल से आपको आना चाहिए, ये जो है क्रेब चक्र के अंदर जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम किसके जाएगा, ये जाएगा क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र के अंदर जाएगा, जहां से CO2 निकलती है और H2 भी आपके पास बनता है, यहां से निकलता है, ऐसा अपन कह सकते हैं सिंपल सा। अरे बस, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो एम्फी मैंने शब्द लिखा है कि जिस भी पार्ट में, जिस भी रिएक्शन में अगर किसी की भी जरूरत है, जैसे मान लो कि मुझे एसिटाइल कोएंजाइम की जरूरत है, ठीक है, तो वो आगे जो है क्रेब चक्र में नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो एसिटाइल कोएंजाइम वापस से जो है यहां पर जो वसी अम्ल था उसमें परिवर्तित हो जाए। वसी अम्ल को अगर ग्लिसरॉल मिल जाता है यहां पर, तो वो वसा में परिवर्तित हो जाएगा। तब तो इसे अपचय नहीं कह सकते अपन, कैटाबोलिज्म नहीं कह सकते, तब तो ये आपके पास क्या होगा, उपचय हो गया, मतलब संश्लेषण आपके पास हो रहा है। तो एम्फी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, उभय मतलब कॉमन, जिसके अंदर दोनों हो रहा है, एनाबोलिज्म भी हो रहा है और कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, अपचय भी हो रहा है और उपचय भी हो रहा है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं चलती है वो उभय या एम्फीबोलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। इस प्रकार का जो पाथवे है, जो पथ है, उसे अपन बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। आ रही बात समझ? सिंपल से ध्यान में रखना, जब जरूरत होगी तब वो निकाल लेगा, जब जरूरत नहीं तो वापस दे देगा। तो संश्लेषण भी हो सकता है और अपघटन भी हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, संश्लेषण भी हो सकता है और अपघटन भी यहां पर हो सकता है। संश्लेषण के साथ में क्या होगा, अपघटन भी होगा। तो ये जो दोनों प्रकार की अभिक्रिया चलेगी वो जो है इसी को अपन बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। श्वसन के बारे में अगर ज्यादा करेक्ट पूछा जाए तो किस प्रकार का है वो एम्फीबोलिक पाथवे यहां पर देखने को अपने को मिलता है। अरे क्लियर होगा इतना सा? अब इसके अलावा तो फिर क्या ही छूटा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो क्या है, दिक्कत वाली यहां पर बात है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है कि जो श्वसन है वो एम्फीबोलिक पाथवे। इतना सा है ये टॉपिक। क्लियर होगा? नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। वैसे तो हो गया होगा, इसके बाद में एनसीईआरटी देखिए तो समझ में आपको आ जाएगा। एनसीईआरटी बड़ी नहीं है, एनसीईआरटी छोटी सी। एनसीईआरटी का चित्र आप देखोगे तो ये जो चित्र है एक पेज में बना रखा है। चाहता तो वो छोटे से नहीं बना सकता था, तो नहीं, स्टूडेंट को लोड भी तो देना थोड़ा सा। तो लोड देने का नहीं है, लोड देने का अपन को, सॉरी। तो ये टॉपिक पढ़ लीजिए। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस का, वो अपन देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में और इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट और फिर करेंगे अपन 12th स्टार्ट। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।